नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 11वें योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पटेल मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, संभागीय आयुक्त हेमंत गेरा, रेंज डीआईजी ओम प्रकाश, कलेक्टर लोकबंधु और एसपी वंदिता राणा सहित जिले के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कर्मचारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 11वें योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पटेल मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, संभागीय आयुक्त हेमंत गेरा, रेंज डीआईजी ओम प्रकाश, कलेक्टर लोकबंधु और एसपी वंदिता राणा सहित जिले के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कर्मचारी मौजूद रहे। एशियन गेम में 2 बार गोल्ड जीत चुके युवक ने योग की प्रस्तुति दी। अजमेर के पटेल स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रोग्राम करीब 15 मिनट हुआ और प्रोग्राम के बाद शपथ दिलाई गई। वहीं देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि 200 से अधिक देश योग दिवस मना रहे हैं। भारत की संस्कृति, भारत के विचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने रखा। योग के माध्यम से ही सभी को सुखी व शांत रखते हुए समाज का निर्माण किया जा सकता है। योग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन व आत्मा को एक रखने का वैज्ञानिक तरीका है। स्वस्थ रहना व्यक्ति के लिए जरूरी है। मोदी ने योग के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट करने का काम किया है। संस्कृति का अहम हिस्सा है और योग से हम स्वस्थ रहें और प्रत्येक व्यक्ति को जो है बच्चों से लेकर के बड़ों तक अगर योग को अपनाएं तो सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। योग दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संबोधन सुना, योग को जीवन शैली में अपनाने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। और इसी क्रम में आज जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और ग्राम पंचायत स्तर तक हमारे ज़िले में 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ किया है। और निश्चित तौर पर योगा से जीवन शैली में लाने से आप शरीर मन को स्वस्थ रखते हैं और समाज में भी सद्भाव बढ़ता है। इसलिए मेरा समझना है कि एक स्वास्थ्य के लिए योग करें निरोग। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उनका जो आह्वान विश्व भर में आज गुंजायमान है कि पूरे विश्व के 72 से ज़्यादा देशों में आज योग किया जा रहा है। और आज का जो योग का कार्यक्रम यहाँ पर अजमेर में हुआ है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जिस प्रकार से हेरिटेज साइट पे, मंदिरों में और पूरा विश्व योग करने के लिए उतर के आया है। आज के इस योग के दिवस पर मैं सभी योग के साधकों को और उनके प्रशिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यहाँ पर जो पधारे उनका अभिनंदन नगर निगम की ओर से करता हूँ, स्वागत करता हूँ, साधुवाद प्रकट करता हूँ योग करने वाले साधकों के लिए। और योग की जो प्रशिक्षक हैं उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो पूरी दुनिया के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज पूरे विश्व के 200 से अधिक देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। भारत की संस्कृति और भारत के विचार को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। सर्वे भवन्तु सुखिने का जो संदेश भारत का था, योग के माध्यम से ही सबको सुखी और सबको शांत रखते हुए समाज का निर्माण किया जा सकता है। और योग उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन, आत्मा को एक करने का एक वैज्ञानिक और एक बहुत बड़ा तरीका है। और निश्चित रूप से स्वस्थ रहना व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, अधिकार और कर्तव्य भी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति समाज निर्माण में अपना योगदान देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट करने का काम किया। निश्चित रूप से योग हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपयोगी है। आज के दिन योग के माध्यम से सबने योग कर अपने जीवन में संकल्प लिया है कि हम स्वस्थ रहकर अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में समाज निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। मैं इस मौके पर पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाकर भारत की संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया। योग दिवस की पुनः शुभकामनाएं। एक तो सबसे पहले मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा कि आज देखा, एक इतने अच्छे वातावरण में अजमेर जिला का जिला स्तरीय योग दिवसीय समारोह बनाया गया। और सबसे अच्छा, अगर आप लोगों ने भी किया हो तो हार्डली सभी लोगों ने आधा घंटे के करीब किया है, लेकिन सबको एक बहुत ही जिसको कहते हैं ताजगी का अनुभव हो रहा है। और एक मतलब जिसको कहते हैं बड़ा एनर्जाइज फील हो रहे हैं। जब हम 20-25 मिनट के प्रोटोकॉल से ऐसा कर सकते हैं तो हम सभी लोग इसको अपनी ज़िंदगी में अगर उतारते हैं तो हम सभी लोगों का जो
एकदम जो हेल्थ रहेगा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जो सपना है कि हमारे भारत को स्वस्थ बनाए, सशक्त बनाए, उसकी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी जगह मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर सर्किट हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सेन का स्वागत किया। सेन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की पक्षधर है, परंतु केंद्र सरकार घोषणा करने के बावजूद जातिगत जनगणना कराने में कोताही बरत रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर सर्किट हाउस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सेन का स्वागत किया। सेन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की पक्षधर है, परंतु केंद्र सरकार घोषणा करने के बावजूद जातिगत जनगणना कराने में कोताही बरत रही है। राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन ने अजमेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना के बारे में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक जातिगत जनगणना की पैरवी की थी और कर्नाटक एवं तेलंगाना की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराकर पिछड़े वर्ग को उत्थान करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना में व्यक्ति के पारंपरिक स्तर, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर की गणना भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने ओबीसी काउंसलिंग एडवाइजरी काउंसलिंग का गठन किया है। यह जातिगत जनगणना एवं ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करेगी। राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन के अजमेर पहुंचने पर ओबीसी विभाग राजस्थान के प्रदेश महासचिव मामराज सेन, जिलाध्यक्ष सतीश वर्मा, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, हेमराज सिसोदिया, मुकेश सिंह राठौड़, अहमद हुसैन, ओपी शर्मा, शैलेंद्र चौहान आदि ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत और सत्कार किया। पहले तो मैं आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और राजस्थान के समस्त ओबीसी समाज की तरफ से राहुल गांधी जी का हार्दिक आभार करता हूं कि राहुल गांधी जी ने संसद से सड़क तक जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़के और हमें विजय दिलाई। मैंने एक नारा इसमें दिया है कि कांग्रेस का विजय रथ चला, राहुल गांधी बने सारथी, आओ इस महासमर में उतारे राहुल गांधी की विजय आरती। अब आने वाला समय जो है वो दलितों और ओबीसी का रहेगा और ओबीसी की लड़ाई राहुल गांधी जी लगातार आज भी लड़ रहे हैं। आपने देखा अभी कल ही राहुल गांधी जी ने ओबीसी एडवाइजरी काउंसलिंग का गठन किया, जिसमें 24 मेंबर लिए हैं और ओबीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल जैन जी, उनको कन्वीनर बनाया है। और राजस्थान से हमारे विश्व पिता ओबीसी के अशोक गहलोत जी को लिया है और ओबीसी की राजस्थान की ऊर्जा माननीय सचिन पायलट साहब को भी उस काउंसिल में सम्मिलित किया गया है। जनगणना को लेकर विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जातिगत जनगणना करने से लोग जातियों में बढ़ जाएंगे, नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में जातिगत जनगणना से चाहे वो अगड़े समाज का हो और चाहे पिछड़े समाज का हो, सभी समाजों के व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। आपने देखा है कि एक व्यापारी इनकम टैक्स के रूप में टैक्स देता है और एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वो आटा खरीदता है तो उसका जीएसटी लगता है, वो भी टैक्स देता है। तो ये टैक्स का सारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाता है ये देश के विकास में काम आता है। तो राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि ये जो टैक्स का पैसा विकास के लिए जो इकट्ठा हुआ है ये पैसा उस अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के विकास तक पहुँचे, ताकि सभी समाजों के सभी लोगों को, चाहे वो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति हो या बड़ा उद्योगपति हो, उससे लेकर के लास्ट तक जो भी विकास योजनाएं बने उनकी आवश्यकता के अनुसार बने और उन सबको लाभ मिले। ये राहुल गांधी जी का विजन है जो पूरे देश में चल रहा है। और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है
ये कर्नाटक मॉडल के आधार पर करानी चाहिए। क्या वो तेलंगाना मॉडल है, कर्नाटका मॉडल है, ये ओबीसी का मॉडल है। उसमें वैज्ञानिक जातिगत जनगणना की गई है। वैज्ञानिक जातिगत जनगणना का मतलब है कि उस जाति के व्यक्ति का वो कहाँ रहता है, व्यवसाय क्या करता है, उसके परिवार में कितने नौकरी वाले लोग हैं, आज तक किस किस पदों पर वो रहे और उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जातिगत जनगणना का मतलब ये नहीं कि खाली जाति की गणना करके तो जातिगत जनगणना कर दी जाए। हम कांग्रेस के राहुल गांधी जी चाहते हैं जातिगत जनगणना इस तरह से हो कि बिल्कुल उसका एक्सरा हो। एक्सरे का मतलब कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो किस लिविंग स्टेशन में रह रहा है और वो किस तरह से अगर उसका विकास हो तो किस तरह से उसको क्या फ़ायदा मिल सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके और जातिगत जनगणना करानी चाहिए। आपने देखा गजट नोटिफिकेशन अब बीजेपी की सरकार ने अभी निकाला, लेकिन जातिगत जनगणना का कहीं नाम उन्होंने नहीं लिखा। तो इनकी मंशा अभी तक भी सही नहीं लग रही है। अगर सही होती तो गजट नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का नाम तो लिखते कि जनगणना किस जनगणना तो हर 10 साल बाद होती है। ये सरकार का नियम है, कोई नई बात नहीं है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी थी कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके बावजूद भी इन्होंने ये पूरे ओबीसी समाज की तरफ से उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शीर्ष नेतृत्व को का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सभी ओबीसी के लोगों को। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ऑर्थोपेडिक विभाग में काम कर रही नर्स पर छत का प्लास्टर अचानक गिरा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर वार्ड की खिड़कियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जिससे बारिश का पानी वार्ड में सीधा घुस रहा है, जिससे परिजन कीचड़ में बैठने को मजबूर हैं। इसको लेकर आमजन ने अस्पताल प्रशासन से व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग की छत जर्जर अवस्था में है। दोपहर 12 बजे के आसपास काम कर रही नर्सिंग स्टाफ पर झरझर हुई छत का प्लास्टर अचानक गिरा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इसको लेकर नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत भी की। वहीं दूसरी ओर मानसून ने अस्पताल व्यवस्था की पूरी पोल खोलकर रख दी है। वार्ड की खिड़कियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे बारिश का पानी सीधे वार्ड परिसर में घुस रहा है। इसकी वजह से मरीजों के परिजन को कीचड़ में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। मरीजन खुद ही परिसर की सफाई कर वार्ड में बैठ रहे हैं। मरीज के परिजन ने बताया कि 6 दिन से उनके परिजन अस्पताल में भर्ती हैं और रात में बारिश के समय हालत बेहद खराब हो जाते हैं। करंट लगने का अंदेशा भी बना रहता है, जिसके चलते पीड़ितों ने अस्पताल प्रशासन से इस ओर ध्यान देने व व्यवस्थाएं सुचारू करवाने की मांग की है। क्या आपके ऊपर गिरा था? कोई लगी होगी तो नहीं आपके? नहीं लगी नहीं, मैं रिटर्न वर्क कर रही थी, हाथ पे गिरा था। अंदर भी कोई जर्जर अवस्था के अंदर है पूरा? हाँ अंदर भी गिरने वाला है। कितने बजे की बात है ये? 12 बजे का। शिकायत करिए आपने? कोई आए थे यहाँ पे? हाँ। इसके बारे में कौन आए थे? ठीक है, आपका नाम? क्या नाम है इनका? गीता। कितने दिन से भर्ती है यहाँ पे? 6 दिन हो गए। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ऐसा पानी बह रहा है कि बिल्कुल लहरा ऐसा आ जाए, कभी करंट आ जाए तो डर है ना साहब हमको। रात में भी ऐसा पानी बह रहा था, सारा पोछ के बैठे हम रात में भी। अभी भी पानी भरा हुआ है यहाँ पे? पानी भरा, देख रहे हो ना आपके साथ बह रहा पानी भी। अभी कुछ देर पहले प्लास्टर भी गिर गया था अंदर? हाँ। किसी के लगी होगी तो नहीं? नहीं लगी। अभी पानी भरा हुआ है आपको? पानी भरा हुआ है, अभी देखो टेबल के नीचे। अभी कीचड़ में बैठे हो आप? पानी के अंदर बैठे हो? पानी में बैठे हुए देख रहे हो ना आप, देख लो पहले आप, पानी के अंदर ही बैठे हो टेबल लगा के। कितने दिन से भर्ती है आपके? 6 दिन हो गए। क्या नाम है इनका? गीता। कहाँ से हो आप? कहाँ रहते हो आप? नहीं अजमेर में। अजमेर में कहाँ से? कमला बाबू। ठीक है, क्या तकलीफ है इनको? पाँव में गिर गया। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम कौशल है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी में शनिवार को एनएसयूआई छात्र नेताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़कर विरोध जताते हुए अंदर घुसे तो इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कुलपति सचिवालय का घेराव कर 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया। छात्र नेताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में शनिवार को एनएसयूआई छात्र नेताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़कर विरोध जताते हुए अंदर घुसे तो इस दौरान पुलिस से जोर जबरदस्ती भी देखने को मिली, जिसके बाद कुलपति सचिवालय का घेराव कर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई ने ज्ञापन दिया। छात्र नेताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छात्र नेताओं ने कहा कि एनएसयूआई की ओर से छात्र हितों की विभिन्न मांगों को लेकर एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन रिवॉल्यूएशन के नाम पर छात्रों से पैसे वसूलने का काम कर रही है। कई सालों से बॉयज हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी में बंद पड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी में टीचर्स की भी काफी कमी है। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया, लेकिन हर बार प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन पुलिस को आगे कर देता है, लेकिन छात्र नेता पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। एनएसयूआई हमेशा छात्र हितों के लिए खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। देखिए, आज हमने विश्वविद्यालय में हमारे वीसी साहब महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ अन्य जो संगठित महाविद्यालय उसमें भी कई प्रकार की ऐसी त्रुटियां हैं, जिसके रिगार्डिंग में हमने वीसी साहब महोदय को अवगत करवाया है। जिसमें देखिए, सबसे मुख्य मुद्दा जो वर्तमान समय का ये है कि जो बीएससी का रिजल्ट आया है उसमें फाइनल ईयर के बच्चों को जो फाइनल ईयर में फेल हो रहे हैं जनरल सब्जेक्ट में, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, एनवायरमेंट, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो फेल हो रहे हैं उनको फर्स्ट ईयर से वापस करवाने का एक कुठारा का जैसा नियम जो है वो बिल्कुल अनुचित रूप से जारी किया गया है। उसमें हमने महोदय से निवेदन किया है कि इसमें शिथिलता दी जाए और जो बच्चे फेल हुए उनको या फिर तो रिवॉल्यूशन के रूप में उनको वापस शिथिलता दी जाए या फिर वापस उनको सप्लीमेंट्री पेपर किया जाए। वरना वो बच्चे 3 साल वापस करके कोई व्यक्ति अपने परिवार से, हर व्यक्ति मजबूत नहीं होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भर सकता है। 3 साल किस प्रकार से मेहनत मजदूरी करके वो अपने पेट पालता है, फीसें भरता है और वापस 3 साल के ये बहुत ही नुकसानदायक है। उसके अलावा भी हमने कैंपस की, जैसे हमारा बॉयज हॉस्टल है, काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा है। यहाँ पे अव्यवस्था फैली हुई है। जो बाहर से कोई व्यक्ति आते हैं हमारे यहाँ पे तो बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारी महिला बहनों के लिए बैठने की व्यवस्था, वॉशरूम वगैरह की जैसे व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा भी जो रिवॉल्यूशन का है, कई विद्यार्थियों को फेल किया गया है, 80% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। उनकी शिथिलता के लिए हमने आज महोदय से हमारी बात रखी है। उसके अलावा भी कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जो हमने मीडिया महोदय को हम लिखित में भी देंगे और वीसी साहब को भी दिया है। इसी के साथ हम आज न केवल अजमेर, अभी तो अजमेर के जो देहाती क्षेत्र है, केगड़ी, सरवाड़, मसूदा, किशनगढ़, पुष्कर, तमाम छात्र यहाँ पे पधारे हैं और हमने वीसी साहब से आज रिक्वेस्ट की है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। आपका नाम? रावल, एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष, एमडीएस यूनिवर्सिटी। अजमेर के पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में चर्म रोग संबंधित विभिन्न समस्याओं का जड़ से इलाज संभव हो गया है। हॉस्पिटल में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति निर्माण सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी सेवाएं दे रही हैं। अजमेर के पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में चर्म रोग संबंधित विभिन्न बीमारियों का जड़ से इलाज संभव हो गया है। हॉस्पिटल में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति निर्माण सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी सेवाएं दे रही है। त्वचा, बाल, नाखूनों से संबंधित विभिन्न बीमारियों, महिलाओं व पुरुषों में होने वाले यौन रोग, कुष्ठ रोग का इलाज क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में किया जाता है। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति निर्माण ने बताया कि त्वचा संबंधित बीमारियों जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, एलर्जी, सफेद दाग, मुहासे, झाइयां, दांत खाज, खुजली व शिशु संबंधित विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में किया जाता है। साथ ही बालों के झड़ने, रूसी व गंजापन, साथ ही शरीर की विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक बीमारियों के साथ ही ऑटो इम्यूनो बीमारियों जैसे शरीर पर पानी के छाले होना व त्वचा का सख्त हो जाना जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। साथ ही चेहरे पर झाइयों के लिए लेजर टॉनिंग व स्ट्रेच मार्क्स के लिए अत्याधुनिक लेजर ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेजर ट्रीटमेंट के साथ ही केमिकल पिलिंग, बालों के प्लाज्मा थेरेपी, मधुमेह के लिए थेरेपी समेत विभिन्न ट्रीटमेंट अब अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में
उपलब्ध है। मेरी विशेषज्ञता है एमडी डर्मेटोलॉजी, वेनेरियोलॉजी एंड लेप्रेसी, जिसमें त्वचा, बाल और नाखूनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों, महिलाओं और पुरुषों में विभिन्न प्रकार के यौन रोग और लेप्रेसी, जिसको कि हम आम भाषा में कुष्ठ रोग भी कहते हैं, उसका इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ त्वचा से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, एलर्जी, विटिलिगो, जिसको कि हम आम भाषा में सफ़ेद दाग भी कहते हैं, मुहासे, छाइयाँ, दांत, खाज, खुजली, शिशु त्वचा संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, बालों का झड़ना, रूसी, गंजापन और शरीर की विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक बीमारियां, कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कि पेम्फिगस वल्गैरिस, जिसमें कि पूरे शरीर में पानी वाले छाले बन जाते हैं, और त्वचा का सख्त हो जाना, स्पेशली फिंगर्स का, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा और सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इसके साथ साथ त्वचा के विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे कि बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा इत्यादि का इनिशियल स्टेजेस में ही जांचों द्वारा पता लगाकर आगे उनका संभवतः इलाज करवाया जाता है। शेखपुरा अस्पताल में कॉस्मेटिक में कौन कौन सी लेजर टेक्निक उपलब्ध है? हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लेज़र जैसे कि अनचाहे बालों के लिए डायोड लेज़र, पोस्ट एक्ने स्कार के लिए CO2 लेज़र, टैटू के निशान हटाने के लिए एंडीआग लेज़र, चेहरे पे छाइयों के लिए लेज़र टोनिंग, चेहरे पे झुर्रियों और प्रेगनेंसी के बाद बनने वाले स्ट्राया जैसे निशानों के लिए माइक्रोनीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसी अत्याधुनिक लेज़र सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेज़र के अलावा कौन कौन सी अत्याधुनिक तकनीकें हैं जो शेखपुरा हॉस्पिटल में अजमेर शहर में आती हैं? लेज़र के अलावा और भी अति आधुनिक तकनीकें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की केमिकल पीलिंग्स, बालों के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, मधुमेह जैसे रोगों में लंबे समय से ना भरने वाले घाव के लिए प्लेटलेट रिच फिब्रिन थेरेपी, चेहरे पे रंगत और रौनक लाने के लिए विभिन्न प्रकार की मीज़ोथेरेपी। और इसके साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि विटिलिगो, जिसको कि हम सफ़ेद दाग भी बोलते हैं, ये हमारे समाज में एक सोशल स्टिग्मा है, तो इसको भी ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ सर्जिकल तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग, जोधपुर टेक्निक और पंचग्राफ्टिंग, जिसमें कि हम त्वचा के उस सामान्य हिस्से से ग्राफ्ट लेते हैं जिसमें कि त्वचा का रंग नॉर्मल है, और उससे फिर जहाँ पे सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है उस जगह पर हम उस हिस्से को इम्प्लांट करते हैं, तो धीरे धीरे त्वचा का रंग आने लग जाता है। अजमेर जिले में हुई ऑनर किलिंग मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इन सब से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के अजमेर जिले में हुए ऑनर किलिंग मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इन सब से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए धारा निवासी रामकिशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को पीसी रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया कि आरोपी रामकिशोर मृतक की प्रेमिका का रियल चाचा है और अभी के अनुसंधान में सामने आया है कि लड़की का चाचा रामकिशोर ही सबसे ज्यादा नाराज था। इस पूरे मामले में रामकिशोर की ही मुख्य भूमिका रही है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार संलिप्त सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है, जहां पूर्व में मामले में कार्रवाई करते हुए धारागांव निवासी कुन्नाराम और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य आरोपी लड़की के पिता और बड़े पिता अभी फरार हैं, जिनकी भी तलाश जारी है। जो अपहरण करके जिसमें मर्डर किया था उसमें 2 मुलजिम पहले गिरफ्तार किया जा चुके हैं और 1 मुलजिम को कल गिरफ्तार किया। रामकिशोर जो है मुख्य आरोपी था, उसको कल गिरफ्तार किया, वो भी निवासी धारणा और जायल का रहना। क्या नाम है तीसरे को गिरफ्तार करा? क्या नाम है? अभी ये बता रहा है जो इनके साथ जो मर्डर में शामिल जो लोग थे 4-5 लोग, उनका नाम बताया, अब उनके लिए भी दबिश दी जाएगी और इसका पीसी रिमांड लिया जाएगा। क्या नाम है? रामकिशोर। कहाँ करने वाले? धारणा जायल के रहने वाला धारणा का मुख्य आरोपी है, और दूसरी बात वो लड़की जो करिश्मा है उसका रियल चाचा है। इसका क्या भूमिका रहा इसमें? यही सबसे ज़्यादा नाराज था। सर नाम में यह है कि ज़्यादा जो भूमिका रही सर पूर्व में कोई ऐसे मामले हैं? खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।